तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, सबको लग रहा है एकदम बेसिक से शुरू किया है, जीरो से एकदम उठा रहे हैं, सबको फील आ रही है। तो ऐसे ही जीरो से उठा के चलेंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उसी बेसिक्स को क्लियर करके आगे आज अपना लेक्चर 3 आ गया। तो देखो आज सामने दिख ही रहा होगा आपको कि आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अभी हम बात करें बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरा पढ़ा था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया। पर वो कितना मतलब, अरे कौन सी रामायण लिखी है, अब कोई देखे तो लगे मैं खुद हैरान हूँ, इतना सारा कल अपन ने एक ही चीज़ में लिख दिया। पर कल तो आई होप सबको समझ में आएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट अपन लिख रहे थे। चलो गुड, ठीक है। पॉइंट इतना सा है कि अब इतनी सारी रामायण जो बाद में देखने में खुद को महसूस हो रही है, इसको छोटा करा जाए। तो इसी को छोटा करने के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल का सहारा लिया। और इस रिप्रेजेंटेशन में देखो सबसे पहला है बेटा रिडॉक्स कपल। सबसे पहला कौन है? रिडॉक्स कपल। तो अब रिडॉक्स कपल क्या होता है? कपल मतलब पेयर, कपल मतलब पेयर। रेड और ऑक्स नाम में आ रहे हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो भी गैल्वेनिक सेल आपके पास बन रहा है, उस गैल्वेनिक सेल के आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिख के दिखानी है। तो हमने जो सेल पढ़ा वो डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल बोलो, जिंक कॉपर सेल पढ़ा। तो वहां पर क्लियरली जो जिंक था वो देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेटा जो ऑक्सीडेशन करता है फिर उसकी प्लेसिंग एनोड पे कर देते हैं, जो रिडक्शन करता है उसकी प्लेसिंग कैथोड पे कर देते हैं कि नहीं कर देते। तो देखो यहाँ से एनोड कौन, कैथोड कौन, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी क्लियरली पता चल रहे हैं कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है। तो जो एन की वैल्यू होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन होगी। जो कितना क्लियरली पता चल गया। तो रिडॉक्स कपल के हेल्प से अगर सिर्फ यही 2 रिएक्शन आपको दे दूं तो आप पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल, पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि नहीं। बस अब और आलस, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर बार बार रिडॉक्स कपल, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रिडॉक्स तो एक ही रिएक्शन होती है, क्यों 2-2 रिएक्शन बता रहे हो सर। मैंने कहा भैया सब्र रखो, हर चीज होता है, फिर तोड़ के फिर जोड़ा जाएगा। तो अब मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में भी पूरी कहानी बता सकते हो, और एक रिएक्शन के रेस्पेक्ट में अगर पूरी कहानी बताएं तो उसको बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। और इसके लिए क्या किया है, ऊपर की जो दोनों रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनको ऐड कर दिया है। इनको क्या कर दिया बच्चों? ऐड कर दिया। अब आप देखोगे रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट, तो Zn+2 Cu+2। अब बोलो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब कर दिए। मैंने कहा इक्वल टू, मान लो इक्वल टू LHS में 2 इलेक्ट्रॉन, RHS में 2 इलेक्ट्रॉन, सेम साइन, कैंसिल, हट गए, वेरी गुड। फिर उसके बाद आगे बढ़े, प्रोडक्ट आपस में ऐड हो गए कि नहीं हो गए। तो ये नेट सेल रिएक्शन बन गई बेटा। ये क्या बन गई? नेट सेल रिएक्शन बन गई कि नहीं बन गई। अच्छा अब आप बोलो सर यहाँ तो जैसे यहाँ क्लियर दिख रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, कॉपर 2 ले रहा है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन लिखे ही नहीं है, कैसे पहचाने। मैंने कहा इसीलिए इसी दिन के लिए ही तो फर्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से देखना बता दिया था। उसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं दिख रहे हैं तो चार्ज के बिहाफ पे सिंप्लीफिकेशन। तो मैं देखो Zn पे कितना चार्ज, 0, Zn+2 पे +2। जैसे ही मैं जिंक से इधर जा रहा हूं तो आप खुद देखो चार्ज इंक्रीज, कितनी वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, 2 की वैल्यू से। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो लूज होते हैं उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहीं तो एनोड, मतलब जिंक बनाओगे एनोड। एनोड किसका बनेगा? जिंक का। उस सेक्शन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और उस ऑक्सीडेशन को करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2। वैसे ही कॉपर की बात करो तो अगर आप देखो कॉपर अपनी जगह से Cu में जा रहा है तो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है। +2 से 0 में जाने के लिए चार्ज डिक्रीज करना पड़ेगा। वो चार्ज को डिक्रीज करने के लिए कितनी वैल्यू से डिक्रीज करना है? 2 वैल्यू से डिक्रीज करना है। उसी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन मतलब पोजीशन क्या तो क्लियर ना, पक्का। देखो सब कुछ तो आ रहा है, आगे नहीं। और फिर रही बची कुची बात, फिर से देखो मैं कुछ भी बोलूं मैं घूम फिर के इस पे जरूर आता हूं। नंबर ऑफ ट्रांसफर, अरे क्या ट्रांसफर कर, ओहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड।
समझ में आई? ट्रांसफर क्या हो रहा है दिमाग में रखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वैल्यू कितनी होगी, एन से डिनोट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से बेटा आपका एक रिप्रेजेंटेशन रिडॉक्स कपल है और दूसरा नेट सेल। अब इनको मैंने पहले इसलिए लिख रखा था क्योंकि ऑक्सीडेशन पढ़ाते वक्त, रिडक्शन पढ़ाते वक्त मैंने आपको अच्छे समझाया था, तो फिर वही रिएक्शन को रिपीटेडली लिखने से टाइम जाता, इसलिए इनको पहले लिख दिया। बट मेरा आलस यहीं तक है, तुम्हारा आलस मत दिखाना, तुम्हें लिखना है। और क्यों, देखो मैं भी अपना आलस छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसके लिए मैं भी मेरा पेन चला रहा हूँ, लिख के नहीं लाया हूँ बच्चों। देखो तो क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये तो आजकल बच्चे सोचते तो होंगे सर का काम आसान है, आधी से ज़्यादा स्लाइड तैयार रहती है, कंटेंट लिखा रहता है और आके हमारे सामने बोल देते हैं काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं भैया, वो कंटेंट कितना भी हम लिख के ले आएँ, कितना भी बोल दें, जब तक आप लोगों के दिल में नहीं उतरेगा, तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम्हारे प्यार के बिना हमारा कुछ तो ही ना हो सकता है। समझ रहे हो? तो भैया बच्चा ही टीचर को बनाता है, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। बट आजकल बच्चे भी टेढ़े हो गए, तो सीधे वाले बच्चों की अपन बात कर रहे हैं। चलिए आइए तो सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने कहा काम करो, उधार ले लो हैं। किसी के मम्मी पापा गलती से अगर देख लेंगे कि वीडियो, कहेंगे बच्चे देखो सर तो उधार लेना सिखा रहे हैं। भैया उधार पढ़ाई का उधार है। उधार का मतलब कि ये कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मेरे से इस ट्रिक का उधार ले लो, और इस ट्रिक को इस लोन मेथड कहते हैं, समझे? मेरे से सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे समझने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए इस ट्रिक का उधार ले लो, ठीक है, लोन मेथड। तो लोन को अगर मैं खोल दूं, लोन को, इस उधारी को ओपन अप करूं, तो क्या क्या हुआ, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब एनोड और एन का मतलब नेगेटिव। कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा, एनोड हमेशा नेगेटिव। यकीन नहीं हो रहा? आओ डायग्राम पे चलें। देखो बीच में से अगर मैं सेल को 2 हिस्से में तोड़ दूं, तो देखो आधे में ऑक्सीडेशन, आधे में रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन वो इलेक्ट्रोड एनोड, जहां रिडक्शन वो इलेक्ट्रोड कैथोड। झूठ नहीं बोलते। और एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। आया समझ में? अच्छा, गैल्वेनिक सेल में दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट कौन करते हैं बेटा? कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन ड्रॉ होते ही आप देखो बेटा, इधर एक एरिया लेफ्ट और एक एरिया राइट क्रिएट हो गया कि नहीं। मैं इजीली बोल सकता हूँ कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एनोड होगा। और मैं आपको फिर बोलूँगा बेटा, जब भी इस फॉर्मेट पे रिप्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन में आ रहा है पेपर में, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने रिप्रेजेंटेशन के नीचे फटाफट से लिख लो। ये तुम्हें इतना हेल्प करेगा, इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि तुम्हारा गिवन बड़ा बड़ा क्वेश्चन में से तुम्हें फुदक के दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हारे सिर्फ वैल्यू डालने का काम बचेगा, सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ी सी अब सोचते हैं कि हम तो सब कुछ दिमाग में कर ले, बिल्कुल वॉट पे तो हिट करना ही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वॉट। पर उस वॉट को जो हम कई बार माइंड में हम प्रोसेस करते हैं, उसके लिए अगर कुछ चीज़ें हम हाथ का भी यूज़ कर ले, हाउ पे चले जाए, उस वॉट के थोड़ा सा हाउ पेपर के अंदर जोड़े, तो हमें सिली मिस्टेक बच जाती है। समझ लो? तो 100% वॉट को अचीव करने के लिए हाउ पता होना ज़रूरी है, और उस हाउ को हमें करना भी आना चाहिए। सिर्फ दिमाग ही प्रोसेसिंग से काम नहीं चलता है। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, देखो कि जो जिंक सॉलिड में था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके खुद को Zn+2 एक्वस में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं, ऐसे तो ऑक्सीडेशन हुआ। और बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो जो फेस चेंज के लिए हम एक सिंगल पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। वैसे ही कॉपर ने क्या किया, Cu+2 एक्वस से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। देखो फिर से फेस चेंज हुआ था,
ये एक ही लाइन है, फिर से फेज चेंज हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपका एक पैरेलल लाइन आ गया। तो देखो क्लियर सब कुछ पता चल रहा है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे Zn ने खुद देखो कितने से चार्ज इंक्रीज हुआ, 2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो समझ ही गए होंगे मैं फिर किस और इशारा कर रहा हूँ, मैं फिर से इशारा कर रहा हूँ कि ये दिमाग में बिठा लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड n, यहाँ क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब आपने जो सेल रिप्रेजेंटेशन बेटा पढ़ लिया, मैं बोलूँ कि इस रिप्रेजेंटेशन को नेट सेल में कन्वर्ट करो, कर सकते हो, रिडॉक्स में कन्वर्ट करो, कर सकते हो, रिडॉक्स को इन दोनों में कन्वर्ट किया जाए, कर सकते हैं। आया समझ में? तो एग्जामिनर इनमें से किसी भी, समझ लो, बिहाफ पे आपको सेल की इंफॉर्मेशन दे, हमें सबको डिकोड करना आना चाहिए। अच्छा, अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन एक बार ये आ जाता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन देखो कितना उधारी वाला मेथड कितना सिंपल है, समझ लो। तो गलती कहाँ होती है? तो कई बार हम ये मिस्टेक कर देते हैं बेटा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस मोस्टली इसी टाइप की रिप्रेजेंटेशन पे हुई भी रहती है। तो गैसियस और लिक्विड इलेक्ट्रोड के लिए हमें कुछ ना अलग से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशंस करनी पड़ती है, समझ लो। तो हम उसको भूल जाते हैं, और वो क्यों करनी भी पड़ती है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ भूलना नहीं बच्चों, ठीक है, ज़रूरी है। तो गैसियस और इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब गैसेस लिक्विड इलेक्ट्रोड, इसको मैं सीधा मुद्दे पे ही आता हूं। मान लेते हैं कि मैं एक सेल लेता हूं जहां पे जिंक और हाइड्रोजन का यूज करके मैं गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं। ये दोनों पेयर ले सकता हूं ना? बिल्कुल ले सकता हूं। एक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा, कम रिएक्टिव वाला रिडक्शन कर लेगा। वेरी गुड। तो मैंने कहा 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो एज अ सॉल्ट ब्रिज। जैसे ही 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, आपके पास इधर लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो एनोड होता है, रास्ता खुल गया। और राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है, जो रिडक्शन करता है वो कैथोड होता है, लिख दिया। ये बहुत आसानी मिलती है। तो पता चल गया, अच्छा ऑक्सीडेशन कौन करेगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक। तो जिंक यहाँ ऑक्सीडेशन कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखो 2-4 बार ये बातें बार बार बोलने से ना दिमाग में कितने अच्छे से फीड हो गई। और H+ एक्वस में से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 गैस में तब्दील हो जाएगा। हो गई रिप्रेजेंटेशन, हो गई भाई। ऑक्सीडेशन दिख गया, रिडक्शन दिख गया, कौन एनोड कौन कैथोड सब तो पता चल रहा है। कौन एनोड कौन कैथोड देखो यहाँ सब तो पता चल रहा है। बट एक छोटी सी दिक्कत है, जिंक जो सॉलिड पे था इसका इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता था, तो उसके इलेक्ट्रोड में से Zn+2 डिसॉल्व हुआ। पर ये जो H+ है ये एक्वस में से जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और गैस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है ही नहीं। तो उस चीज को ठीक करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम इसी गैस को 1 बार प्रेशर पे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उस पर डिपॉजिट कराते हैं। और प्लैटिनम क्या है? प्लैटिनम कहता है भैया सबके बनते काम बिगाड़, मतलब बनाता है, रिएक्ट किसी से करता है, किसी से भसड़ नहीं है इसकी। ही इज टू इनर्ट इन हिज माइंड, मुझे किसी से लफड़े नहीं करना। तो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, वो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड अपने अंदर से कहेगा इलेक्ट्रॉन आने दो जाने दो, मैं उस कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो H2 उस पर आराम से डिपॉजिट हो जाता है, कोई केमिकल लोचे वहां नहीं होते हैं। इस वजह से प्लैटिनम को यहाँ यूज कर लिया। तो कहने का इतना सा मतलब है, अगर कभी गैसियस समझ लो पार्ट पे आपका रिप्रेजेंटेशन ऐड हो रहा है तो आपको पीछे ये लिखना है। और इफ समझो गैसियस ही मैटर से आप यहाँ स्टार्ट करो तो पहले इसको लिखोगे और फिर नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। इज दैट क्लियर? देखो और भी छोटी छोटी चीजें हैं, और भी रिप्रेजेंटेशन को आपको देखना समझना आना चाहिए, मैं सब बताऊंगा, समझ लो। बट क्या है ना, एक साथ चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है।
एक अलग से ज्ञान की बात बना के उनको सबको बढ़ाऊंगा, जिससे वो पता रहे, चैप्टर का कोर समझ लो, फिर एक्स्ट्रा में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो वहाँ से समझ लेंगे। चैप्टर के कोर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा उन चीज़ों पे बिहाफ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कर लेंगे। तो डिफ्रेंशिएटेड भी रहेंगे, खुद को भी रहेगा कि हाँ यार कोर तो मेरा कंप्लीटेड है, समझ में आई बात। तो कोर को प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो जब भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी वो एक्स्ट्रा पार्ट को रिवाइज करेंगे, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, और कोर के फिर से रिवीजन के तौर पर 5 क्वेश्चन लगाया, बंद किया। समझ रहे हो? इट्स स्मार्ट वर्किंग में लाना पड़ेगा अपने को, ठीक। तो इस तरीके से बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन खत्म होती है। कोई डाउट? पक्की बात है? बहुत अच्छा। अच्छा चलो मैं आपको एक बता ही देता हूं, जैसे ब्रोमीन और H2 सेल ले लेते हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड, हाइड्रोजन गैस। तो क्या होगा देखो, तो Br माइनस एक्वस से Br2 लिक्विड में तब्दील हो रहा है, और इधर H प्लस एक्वस से ये H2 गैस में तब्दील हो रहा है। तो आप खुद देखो बेटा, ये लिक्विड है, ये गैस है, तो यहां पर क्या होगा इसके केस में, हम ब्रोमीन क्योंकि रूम टेम्परेचर लिक्विड है तो इसको प्लैटिनम सॉलिड का इलेक्ट्रोड बना, लिक्विड के लिए प्रेशर का रूल नहीं, और यहाँ पर एंड में क्या कर देंगे, गैसियस है तो 1 बार पे इसको प्लैटिनम सॉलिड पे डिपॉजिट करा देंगे। रिप्रेजेंटेशन इज डन। रिप्रेजेंटेशन इज बेटा डन। आया समझ में कि नहीं? अच्छा अब एक बात देखो, क्या यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? देखो देखो, क्या यहाँ ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन वाकई में हो रहा है क्या? क्योंकि एक मिस, मैं जो पढ़ा रहा हूँ शायद किसी से तुम्हें, मैं तुम्हें सॉल्यूशन इजीएस्ट वे में पढ़ाने के लिए सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पर शायद मेरे ही, समझ रहे हो, इसमें तुम्हें एक और प्रॉब्लम नजर आ जाए। वो क्या है कि तुम सोचो अच्छा चार्ज बढ़े तो 0 से बढ़े, घटे तो 0 पे ही रुके। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे हम -1 से 0 जा रहे हैं, तो चार्ज तो बढ़ ही रहा है, -1 से 0 जा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और यहाँ तो आपको पता ही है +1 से 0 जा रहे हैं तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो जो ध्यान से सुन रहे होंगे बच्चे, उनके दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए कि सर बड़ी देर से रिएक्शन पढ़ा दिया, रिप्रेजेंटेशन करा दिया, सब कुछ करा दिया, वरना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं निकला आपके मुंह से। आ रहा दिमाग में? तो मैंने बस मैं तुम्हारे यही सोचने का ही वेट कर रहा था, ठीक है। तुमने सोचा, मेरे दिमाग में आया, और आओ देखो बताओ, चलो दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होंगे। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ जाने में चार्ज 2 से इंक्रीज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। सर यहाँ पे +1 से 0 जा रहा है, +1 से 0 जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि चार्ज 1 से डिक्रीज हो रहा है। मैंने कहा हाय तौबा, ये क्या बला आ गई, एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज, एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन गेन, जबकि n की वैल्यू तो एक नॉर्मल वैल्यू होती है, तो 1 2 3 ऐसे डबल वैल्यू तो होती नहीं है। तो क्या चक्कर है? इस चक्कर को कैसे बाबू भैया ठीक करोगे? बोलो बाबू भैया, सारे बच्चे बाबू भैया, क्यों बताओ बाबू भैया कैसे ठीक करोगे इन सबको? तो हमें यहां क्या करना है, हमें यहां क्या करना है, बहुत सिंपल सा देखना है। जिंक यहाँ एक जिंक बैलेंस्ड, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक। यहां अगर देखें H+ पे, यहाँ एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर एक H+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो बेटा एक ही तो हाइड्रोजन मिलना चाहिए, बट बन क्या रहा है H2। इसका लिए रिएक्शन अब कैसी दिख रही, अरे ये तो बैलेंस ही नहीं है। तो अगर एक H+ को 1 तो बैलेंस करने के लिए जैसे ही 2 लगाया तो 2 H+ को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ बैलेंसिंग की कमी है जो हमें ध्यान रखनी है। और मान लो जैसे ही मैंने बैलेंस कर दिया तो ये 1 का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक कर दे, 1 का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कूल। इधर अब आपको दिमाग चल गया होगा सर यहाँ तो दोनों साइड ही बैलेंसिंग की दिक्कत है, Br2 और एक Br। मैंने कहा बिल्कुल लगा दो,
तो एक -1 से 0 जाने पे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो 2 Br- 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसके लिए n की वैल्यू कितनी निकली? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए n की वैल्यू कितनी निकली? 2 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में कि नहीं? देखो मैं साथ ही साथ वो n वाली चीज पे फोकस्ड हूँ क्यों, यही क्लियर हो जाएगी इन्हीं एग्जांपल्स में ना, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। चीज़ कुछ और सीख रहे हैं उसी बीच में ये भी सीख ले रहे। आया समझ में? इतना कोई डाउट? चलो बहुत अच्छे बच्चों। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखने के लिए वापस स्लाइड पीछे कर दूंगा। एक मैं देता हूँ इसमें n की वैल्यू, तुम बताओ, बताना, ठीक है? मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दी। ये रहा आपके पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जो मेरी कोर आपको बार बार हर चीज़ में घुसा के मैं जो पूछ रहा हूँ, ये एक सवाल सिखाने के बाद आपको दिया। थोड़ा ट्विस्ट है, मैं अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा ट्विस्ट। ये तो टीचर का काम ही है, पढ़ाओ कुछ और दो कुछ और। तो वैसा तो मैं खेल रहा हूँ, पढ़ाया मैंने है, चीज़ आपको बताई, इतना ही दे दिया कि n की वैल्यू एक ही होती है, ठीक है? अब आपको थोड़ी सी यहाँ पे बुद्धि लगानी है, कैसे होगा। सोचो 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 जी, सोचो क्या होगा, सोचो। सोचा? तो आप सब लगे पड़े होंगे, सर यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाने पे चार्ज 3 से बढ़ा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। यहाँ से यहाँ गए, सर चार्ज 2 से डिक्रीज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। अब क्या करें? एक साइड 3, एक साइड 2, n की वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो पुरानी वाली स्लाइड में हम क्या कर रहे थे? हम बैलेंस कर रहे थे n की वैल्यू को। अब बोलोगे सर यहाँ तो अगर मैं एनोड वाली रिएक्शन को देखूं, क्रोमियम से क्रोमियम +3 को देखूं, तो वहाँ तो एक क्रोमियम इधर, एक क्रोमियम, तो बैलेंस। कैडमियम भी +2 से +CD में जा रहा है, बैलेंस। तो बैलेंसिंग की तो यहाँ दिक्कत ही नहीं है। फिर कैसे इलेक्ट्रॉन इक्वल हो? तो बेटा जब भी देखो, ये दूसरा एक है, जब अगर आपका बैलेंस भी हो चीज़ें फिर भी इलेक्ट्रॉन अनइक्वल हो, तो बहुत सिंपल सा है। हम जैसे मैथ्स में लीनियर इक्वेशन में कोफिशिएंट्स इक्वल करते थे, ठीक है, एक्स और वाई के सेम करते थे, तो क्या करते थे, ऊपर जो इक्वेशन होती थी उसकी एक्स की कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते थे, और नीचे वाले एक्स के कोफिशिएंट से ऊपर वाली रिएक्शन को, जिससे उनके कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो सेम इधर के इलेक्ट्रॉन से इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर के इलेक्ट्रॉन से इधर। तो जैसे ही करोगे, तो मैंने 2 से जैसे ही एनोड वाली साइड मल्टीप्लाई की, आप देखो पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो बैलेंसिंग हो रही है। ये नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, लॉजिकली भी तो देखना है। ये देखो, ओहो माय मिस्टेक। तो यहां अगर देखा जाए बेटा, अब देखें तो अब आप देखोगे कि सर एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर अब 2 हो गए, तो 2 मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक कैडमियम सर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 मिलके अब 6 करेंगे। तो n की वैल्यू देखो सेम हो गई कि नहीं? तो n की वैल्यू यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ गई। तो बेटा किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन या किसी भी नेट सेल रिएक्शन कहीं पे भी अगर n अनइक्वल होते हैं, तो दीज आर द 2 वेज। एक आपको क्या करना होता है, बैलेंसिंग देख लो, कोई अनबैलेंसिंग की वजह से तो नहीं है। दूसरा, हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
ठीक है, रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को एनोड साइड मल्टीप्लाई करके एनोड वाले ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड साइड मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, एन कैसे निकालते हैं, गैसियस या लिक्विड इलेक्ट्रोड्स अगर होंगे तो वहाँ पर आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्लैटिनम कहाँ लिखना है, किस पोजीशन करना है, वो आपको सिखा दिया है। कोई डाउट? छोटा सा लेक्चर रखा है आज सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और बहुत बेसिक ज्ञान पे। ये आज का लेक्चर तुम्हें लगेगा करे सर क्या है, पर बेटा इनमें से हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन बन सकता है। आप खुद सोचो, एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ गया ये, अब इसके बारे में कुछ एक्स पूछा है क्वेश्चन में, कोई भी एक्स सवाल बना दिया और उस एक्स सवाल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड भी यूज हो रहा है, ये निकालना ही नहीं आता तो सवाल की धज्जियां उड़ गई, सवाल की धज्जियां उड़ गई। तुम वहां नहीं हारे कि कितना टिपिकल क्वेश्चन बन गया, तुम वहां हार गए कि कितनी बेवकूफ सी चीज तुम्हें नहीं आ रही। ये मेरा मुद्दा है, इसलिए धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। समझ में आ गया? हार जीत भी हर क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट पे होती है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा दूं शुरू से लेकर, बट मैं उसमें यही नहीं समझा पाऊं कि कहां कहां कौन कौन सा बच्चा हार सकता है, क्या क्या गलतियां करता है बच्चा, हम तो देखते हैं ना। तो उसी माइंडसेट को अगर मैं तुम तक नहीं डिलीवर कर पाऊं जिससे तुम पहले से ध्यान रखो, तो फिर मेरा भी क्या रोल? टीचर का यही तो रोल होता है, टू गाइड इट प्रॉपरली। ठीक है, कि बच्चा सवाल करने से पहले उसको एक प्री विजुअलाइजेशन रहे उसको कि हाँ सवाल क्या है, इसमें क्या क्या तो मुझे पता होना ही चाहिए, डैम श्योर। उसकी समझ रहे हो बैकएंड पे तैयारी कितनी होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे हो रही है, उसके लिए आज का लेक्चर है। आया समझ में? तो लेक्चर 3 को यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट? पक्की बात है? तो एट द एंड जो कि मैं बड़ा आपसे बोलूँगा, ध्यान रख रहे हो अपना, और साथ बनाया हुआ है हमसे, तो यही साथ बनाते चलिए। और बच्चों तक अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलग है, बाकी पढ़ा सब रहे हैं, बट हम रिलेटेबल कितना बना रहे हैं मैं आपके लिए, वो कौन सी चीज़ सिखा रहा हूँ जो बाकियों से अलग है। ज्ञान भले ही मैं सेम बताऊंगा, पर अप्रोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ रहे हो? अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो हर एथलेटिक्स हो गया, जैसे अपने नीरज चोपड़ा सर है, उन्होंने भी क्या लिया है, जेवलिन में सिल्वर मेडल लेके आए। तो वहाँ तो बहुत सारे एथलेटिक्स थे ना, बहुत सारे एथलीट्स थे जो सेम प्रोसीजर, सबके पास कोच होंगे ना। व्हाट इज द डिफरेंट थिंग कि उन्होंने अप्रोच, जो कोच होंगे उनके, कोच का क्या काम होगा कि नीरज चोपड़ा का अप्रोच क्या हो, वो बाकियों से अलग क्या हो, और उनमें भी बाकियों से अलग कोचों से क्या था, वो उनके सक्सेस के पीछे का है। क्योंकि एट लास्ट उनके अब सिखाने से मेहनत किसको करनी थी? उनको। सुबह उठ के पूरा दिन का हार्डवर्क किसने किया? उन्होंने। जो टेक्निक्स उनको सिखाई, जो अप्रोच उनको था, उसको फॉलो किसने किया? उन्होंने। सब उन्होंने किया। तो वैसे ही मैं भी गाइड करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, सब कुछ करना तुमको है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ, ठीक है, थैंक यू के साथ चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।